हम बात कर रहे थे अपने इस यूज केस की, फ्रूट क्लासिफिकेशन की। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि फ्रूट को डिनोट करने के लिए हमें काफी बड़ा इमेज चाहिए होगा, लेट से 100 बाय 100 पिक्सल्स का। तो उसमें से फिर हम जो है पिक्सल्स देने के बजाय हम फीचर्स निकाल के देते हैं। शायद हमारी पहले भी थोड़ी सी बात हुई थी इसके ऊपर कि फीचर्स क्या होते हैं। कि हम उसको बता देंगे जी इस इमेज के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी है। ठीक है, छोटी छोटी लाइंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और वर्टिकल लाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं, डायगोनल लाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इनको हम कहते हैं एजेस। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इमेजेस में से हम निकालते हैं, एजेस। ठीक है। सही। तो एजेस दो किस्म, तीन किस्म की हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हम्म, तो वो हम निकाल के देते हैं। तो लेट से 100 बाय 100 का इमेज है, 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का, यानी 1000 पिक्सल्स। तो उसमें से वो निकल आएंगी, 30 निकल आएंगी, 40 निकल आएंगी। ठीक है। फिर हम सही। उन एजेस को काउंट करके उसका काउंट दे देते हैं, या उनके साइजेस एवरेज साइज दे देते हैं, या इस तरह की कुछ चीजें उनमें से निकाल के हम दे देते हैं। फिर इसी तरह कुछ और फीचर्स निकाल के देते हैं, जैसे कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स निकाल के हम दे सकते हैं, कर्व्स निकाल के दे सकते हैं, पैराबोलास निकाल के दे सकते हैं। तो इमेज के ज्योमेट्री के इन्फॉर्म काफी सारे ऑपरेशंस करके और हम फीचर्स निकाल के देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम तमाम पिक्सल्स ही देते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए से पहले मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती थी। हम इमेजेस लेते थे, कुछ ऐसा कोड लिखते थे जिससे उससे उसमें से ऑटोमेटिकली फीचर्स निकल आए। वो फीचर्स उठा के हम न्यूरल नेटवर्क को देते थे, और न्यूरल नेटवर्क उनको लर्न कर लेता था। सही। सही। ठीक है। जब डीप लर्निंग आई तो उसके अंदर ये है कि ये फीचर्स हमें खुद नहीं निकालने पड़ते, डीप लर्निंग ये फीचर्स भी निकाल लेती है। तो डीप लर्निंग सही। जीपीयूज पे चलती है, उसके पास कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये पॉसिबल हो गया है कि फीचर्स भी हम उसी से निकलवा लें। तो वो खुद ही कॉम्बिनेशन लगा लगा हम्म। के डिसाइड करती है कि कौन से फीचर्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। और जो डीप लर्निंग में हमारी लर्निंग होती है ना, वो ना सिर्फ ये कि न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग होती है, बल्कि फीचर्स की भी लर्निंग होती है, कि कौन से फीचर्स निकालने चाहिए। सही। अच्छा, इस पे हम बाद में आते हैं। फिफ्थ को देख लेते हैं। फिफ्थ की उस केस हमारा क्या है, प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट ग्रेड्स। तो इसमें हम एक डेटा सेट लेंगे। ठीक है। डेटा सेट का मतलब जो है, एक ऐसा लफ्ज बन गया जिसका मतलब होता है जब बहुत सारा आपके पास डेटा हो अवेलेबल। हम्म। हम्म। तो यूज अ डेटा सेट कंटेनिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एटसेट्रा, टू प्रिडिक्ट स्टूडेंट ग्रेड्स। तो हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेके और प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका ग्रेड क्या आएगा। इट्स जस्ट लाइक प्रिडिक्टिंग कि हमने किसी बंदे को लोन देना है या नहीं देना। सही। सही, बिल्कुल सही। इसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, और इसको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम अगर हम उसका 100 में से स्कोर दे दें, हम्म। और अगर हम ग्रेड बताएं A B C D या F, हम्म। तो ये हम क्लासिफिकेशन के तौर पे भी इसको डील कर सकते सही। सही। हैं। तो इसमें जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उतना हम ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकेंगे। ठीक है। इसकी भी हम मैट्रिक्स ही बनाते हैं, जिसमें कॉलम्स के ऊपर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, और रोज के ऊपर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का डेटा होता है।
तो रो 1 होगी स्टूडेंट 1 का डेटा, रो 2 स्टूडेंट 2 का डेटा, रो 3 स्टूडेंट 3 का डेटा, रो 4 स्टूडेंट 4 का डेटा। कॉलम 1 स्टडी आवर्स, कॉलम 2 अटेंडेंस, कॉलम 3 ग्रेड्स इन लास्ट सेमेस्टर, कॉलम हम्म 4 ग्रेड इन क्विज, कॉलम 5 नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड। अब ये भी हमने जैसे उसमें देखा था, जब टेबल बन जाता है फिर हम देखते हैं कि कोई ऐसा कॉलम तो नहीं है जिसकी वैल्यूज बहुत बड़ी हैं और दूसरों की बहुत छोटी हैं। तो वहां पे अगर इस तरह का केस हो तो फिर हम चले जाते हैं किसमें, नॉर्मलाइजेशन में। हम्म। अच्छा, हम उसको देखते हैं या हम लाजमी कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन? बाज़ औक़ात नहीं भी करते। अगर हमारे कॉलम्स ऑलरेडी डेटा बड़ा करीब करीब है एक दूसरे से तो फिर हम नहीं करते। इसमें जैसे देखें ना हम लोग उसमें स्टडी आवर्स, अगर हम लोग डेली स्टडी आवर्स की बात करें हम्म। तो वो तो मैक्सिमम 24 में से हम मैक्सिमम कर सकते हैं। हाँ। जो जो अटेंडेंस है, अगर हम पूरे साल का उसका देख रहे हैं तो 30-60 है। इन उसकी जो हम्म। मैक्सिमम वैल्यू है, हम ऑफ कोर्स उसमें कम होंगे, लेकिन हम एक एग्जांपल है हम्म। कि अटेंडेंस जो है वो 365 तक वैल्यू हो सकती है। यस। तो यानी एक तरफ 24 की वैल्यू है और एक तरफ उसके जो 365 है, थ्री हाँ फाइव है। इसमें कर लेना चाहिए नॉर्मलाइज। और जैसे हम लोग बाकी भी देखेंगे कि जो लास्ट सेमेस्टर में उसके ग्रेड्स थे, हम्म। तो उस उन ग्रेड, अगर हम उसको ए बी सी की तरह में बात करते हैं, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नंबर्स। कंपेरेबल स्केल के ऊपर, यानी परसेंटेज में निकालनी पड़ेगी हमें, हर एक को हाँ परसेंटेज में करना पड़ेगा काइंड ऑफ। बिल्कुल सही बात। तो हाँ मतलब इस केस में लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। सही। इसमें भी हमें लेबल डाटा चाहिए, ऐसा डाटा जिसका रिजल्ट हमें पता हो ताकि हम उसके ऊपर लर्निंग कर सके। और टेस्टिंग डाटा होगा जिसका रिजल्ट छुपा दिया जाएगा, उसकी बस इनपुट्स दी जाएंगी नेटवर्क को, और फिर चेक किया जाएगा कि इसकी आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं। सही। अच्छा। तो ये भी करें, इससे कोई डेटा सेट है, आइडिया के अवेलेबल है डेटा सेट जो हम यूज कर सकते हैं? डेटा सेट अवेलेबल हैं, इसके पब्लिकली अवेलेबल हैं, बहुत बड़े सही। बड़े हैं, उनका हम एक छोटा सबसेट ले सकते हैं। सही। तो अच्छा, हम जो ये हम सारे जो यूज केसेस की बात कर रहे हैं, हम्म, इनको हम एक्चुअली कोड करें या क्या किया जाए? कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमारा न्यू नेटवर्क बन गया है ना, तो फिर हमने तो बस ये इंफॉर्मेशन का वो बना के टेबल और वो फीड करना है उसको। डेटा सेट बनाना है, निकालना है। हाँ डेटा सेट बनाना है बस, और न्यूरल हम्म। नेटवर्क का वो पूछ जो के डेटा सेट। आर्किटेक्चर डिसाइड करना है। हम्म। सही तो है। सही। नेट से सही है। निकाल के उनका सबसेट हम ले सकते हैं, सही। वो एक अच्छी प्रॉब्लम होगी। और ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं कि अपने न्यूरल नेटवर्क पे उसकी परफॉर्मेंस देख लें, और कोई लाइब्रेरी का न्यूरल नेटवर्क जो है उस पर भी परफॉर्मेंस देख लें। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा डेटा सेट सही है कि नहीं। अगर उसमें अच्छे हम्म। 90% रिजल्ट आ जाते हैं हम्म। और हमारे नेटवर्क पे लेट से 30 या 40% आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ कमी है हमारे नेटवर्क में, आयोडीन की कमी है। हम्म। सही है। तो डिपेंड करेगा ना कि आपने है वो कौन सा यूज किया हुआ एल्गोरिथम। हम्म। सिग्मा था या पता नहीं क्या नाम था उसका। फिर सिग्मॉइड। इनपुट। हाँ, सिग्मॉइड था। इनपुट तो उतने ही होंगे जितना आपका ग्रिड के कॉलम्स हैं। रोज जो है वो आपका डेटा सेट वॉल्यूम होगा। सो बेसिकली
अच्छा, हमने बात की थी न्यूरल नेटवर्क को एक दफा कोड करने की। हम्म। वो सर तुमने कुछ किया है इसका? मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने कोड नहीं किया अभी तक। नहीं, मैं इस पे कुछ मैंने क्लासेस वगैरह पे इस पे काम किया था स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन मेरा ये जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है इसके ऊपर ही प्रोग्राम था करने का। तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर चल, अगर हुआ ना तो शेयर करिए जरा। हाँ सही है, मैं कुछ बना, इंशाल्लाह किस लैंग्वेज में बनाओगे? पाइथन में करूँगा। डबल हम मुश्किल इसकी को पड़ती गिट ना बना लें? है। हाँ सही है। कोई ऑनलाइन रेपो ना बना लें? हाँ सही इसको है। बना सकते हैं। हम उसमें मतलब कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ना, हम्म। मिलके कर लें। हम्म। सही है ठीक है। वहां से बच्चे डाउनलोड कर करके असाइनमेंट्स जमा कराया करेंगे। और तुम यही से डिटेक्ट करना कि ये एक्चुअली कहाँ से हाँ ये भी है। आई। सही है। यही ए, मैं यही की मैं कर रहा मैं बच्चों से, मैं ऑफ द चैनल बच्चों से पैसे पकड़ा करूंगा। ठीक है। हूँ। तो हमारा यही का बस यही पर्पस था, हम्म। हमने बच्चों की असाइनमेंटों पे पैसे खाने। अक्सर फ्रीलांसर यहीं से स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट्स कर सही बात करके। है। तो आपके ख्याल से इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो कि एक अच्छी हो सकती है फॉर प्रैक्टिस? हम इनकी सारी करनी कैटेगरी है मतलब, लेट्स स्टार्ट विद। कैटेगरीज बना के और हर कैटेगरी में से एक प्रॉब्लम पिक ठीक कर है, सकते हैं। मतलब इमेज एक कैटेगरी है, हाँ। और अब इमेज में हमने ये डिजिट वाला कर दिया ना, अब उसकी अल्फाबेट्स हाँ, की जरूरत नहीं है, वो हो गया। फ्रूट पे हम आ ठीक सकते है। हैं, क्योंकि फ्रूट में हमें फीचर्स निकालने पड़ेंगे, हम पिक्सेल्स नहीं दे सकते। तो उससे हमारी फीचर्स ठीक है। निकालने की भी प्रैक्टिस होगी। फीचर निकालने के लिए हम लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स तो नहीं है। तो उसके लिए हम सही लाइब्रेरी यूज कर लें। एजेस सही एज डिटेक्शन वाली लाइब्रेरी मिल जाती है, जो एजेस निकाल के दे देंगी। सही सही। इसी तरह ये प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट्स ग्रेड और प्रिडिक्टिंग पास फेल, ये एक ही कैटेगरी से लगती है, हम्म इनमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते सही। वैसे जो स्पैम ईमेल वाली भी है, ये भी जो 6 नंबर है, हैं। ये भी तो ये तो शायद थोड़ी ज्यादा। इसमें हम कीवर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जो स्पैम के कीवर्ड्स होते हैं, और उस पर्टिकुलर ईमेल में हम उनकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, किस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी हम्म है। तो उसको उस फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे फिर हम जो है वो कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेट्स से हमारी डिक्शनरी में 30 वर्ड्स हैं जो स्पैम ईमेल्स में यूज होते हैं। तो हमने 30 फ्रीक्वेंसीज पास करनी है इनपुट न्यूरॉन्स को। हम्म तो वो लर्न कर लेगा कि इन 30 में क्या फ्रीक्वेंसीज हो। तो हम काम ये वाला इसको स्पैम मार्क कर सकते हैं। इसका डिसेंट्री भी बना सकते हैं, ऊपर वाली प्रॉब्लम को भी डिसेंट्री बना सकते हैं, स्टूडेंट ग्रेड प्रिडिक्शन का। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा चाहिए होगा जिनके ग्रेड्स हमें ऑलरेडी पता हो, और ये सारा डेटा भी मालूम हो। इसी तरह स्पैम ईमेल में भी हमें बहुत सारी सैंपल स्पैम ईमेल्स और क्लीन ईमेल्स चाहिए होंगी। हम्म, दोनों की हम फ्रीक्वेंसीज बना के चेक करेंगे। सही। और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी, क्योंकि क्यों होगी? बाइनरी का मतलब होता ये है ना तो टू। स्पैम है या नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ यानी सोच में ये रहा हूँ कि एक्चुअली तो स्पैम स्कोर होगा ना उसका, कि कि इसकी स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। यस। तो इसलिए इसने लिखा तो है वैसे चैट जीपीटी ने कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम इसका हाँ स्कोर भी बता सकते हैं, अगर हाँ इंटरनल क्योंकि कंजम्पशन के लिए।
हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये कि कुछ ईमेल्स को, कुछ वैलिड ईमेल्स को स्पैम मार्क हो जाती हैं, और हाँ, कुछ स्पैम आपको आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्टली। कि वो थ्रेश कोई होल्ड एक प्रो क्रॉस कर। थ्रेशोल्ड है। हाँ। जाहिर स्पैमर्स जो होते हैं वो भी अपने चेंज करते रहते हैं टैक्टिक्स, हम्म। और स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिदम्स को भी अपडेट करना पड़ता है। तो वो एक हम्म। कॉन्टिन्यूस बैटल तो चलती रहती है। हम्म। सही। फिर हम आ जाते हैं इस पे, प्रिडिक्टिंग पास और फेल इन एग्जाम्स। तो इसमें हम क्या एग्जैक्टली करेंगे? वही। क्या? ये तो एग्जैक्टली वही नहीं जो पहले ऊपर हम किया है हमने। उसमें ग्रेड प्रिडिक्शन थी तो वो मल्टी क्लास प्रॉब्लम थी। इसमें पास फेल है तो ये अच्छा। बाइनरी क्लास है। सही। उसको हम रिग्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं कि 100 में से बताएं हम्म। इसके कितने नंबर आएंगे। हाँ, ये या अगर हम लोग ग्रेड में करें, ABCD में बात करें, तो फिर वो क्लासिफिकेशन की बन फिर वो जाएगी। क्लासिफिकेशन हो जाएगी। सही है। यहाँ पे जो है वो बाइनरी ही बनती है। कॉन्फिडेंस हम्म। होगा, लेकिन फिर हमारा रिजल्ट जो है वो पास या फेल ही होगा। हम्म। स्पैम ईमेल में जैसे गो जीमेल है, वो बस स्पैम मार्क कर देता है और स्पैम में मूव कर देता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरे ख्याल में 80% स्पैम है, वो हमें बताता नहीं है परसेंटेज। तो उस हम्म। केस यूज केस में जरूरत नहीं है। फाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? प्रिडिक्टिंग पेट एडॉप्शन स्पीड। यूटिलाइज अ डेटा सेट फ्रॉम अ पेट एडॉप्शन प्लेटफॉर्म to predict the speed at which pets get adopted. This introduces regression and feature engineering. तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? कोई पेट एडॉप्शन का प्लेटफॉर्म होगा डिजिटाइज्ड, वहां से हम डेटा हम्म। उठाएंगे और स्पीड प्रिडिक्ट करेंगे कि जहां से पेट्स जो है अडॉप्ट होते जा रहे हो, उससे हमें उसकी कैपेसिटी का, इनटेक का, इन चीज़ों का अंदाजा होगा। हम्म। और उस पर फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि ये वाला पेट सेंटर जो है और कितने पेट्स को संभाल सकते हैं। यानी जितने पेट्स वो कैप्चर करते हैं उनको कहाँ भेजना है उन्होंने। तो उसके लिए उनके पास डेटा सेंटर भी होना चाहिए कि किस इलाके, किस पेट शॉप पे कितनी कैपेसिटी है। और ये काफी नहीं है, सिर्फ ये साथ ये भी होना चाहिए कि उनका रेट क्या है टर्नओवर का। हम्म। तो पेट अडॉप्शन स्पीड हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि इनपुट डेटा क्या दें। करंट नंबर ऑफ पेट्स, वेल, हमें डेट पेट्स की जो एडॉप्शन का डेटा है सालों का, वो डालना पड़ेगा इसमें एज इनपुट। हम्म। तो उसमें हमें पैटर्न पैटर्न पता लगेगा कि फरवरी में क्या पैटर्न होता है, जनवरी में क्या पैटर्न होता है, मार्च में क्या पैटर्न होता है। हम्म। हो सकता है सर्दियों में ज्यादा पेट्स अडॉप्ट होते हो, हम्म। लोग घरों में ज्यादा रहते हैं तो वो पेट्स को साथ खेलना पसंद करते हैं। गर्मियों में कम होते हों, वेकेशंस में कम होते हों, क्रिसमस सीजन वगैरह ईस्टर पे ज्यादा होते हों, लोग गिफ्ट देते हों पेट्स खरीद के। हम्म। तो हमें सीजन के लिहाज से, टाइम ऑफ द ईयर के हवाले से, और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हम्म। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये पेट्स का खर्चा तो होता है। हम्म। तो इसकी बेसिस पे हम उसकी प्रिडिक्शन जो है, पेट एडॉप्शन स्पीड जो है वो कर सकते हैं।
टाइम वाइज। इस डेटा को हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा, सही। क्योंकि सेम डेटा आ रहा होगा विद डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स। यानी एक ही पेट शॉप का ही डेटा है, हम्म। और वो दिनों के हिसाब से हो रहा होगा, इस दिन इतनी सेल हुई, इस दिन इतनी सेल हुई, इस दिन इतनी सेल हुई। तो जब सेम चीज का ही डेटा बार बार आ रहा हो, तो हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं टाइम स्टैम्प के साथ, और फिर हम उसको कह देते हैं ये टाइम सीरीज बेस्ड डेटा है। सही। तो टाइम सीरीज जो है वो एक स्पेशल केस होती है, जिसमें बड़ी हमें ना डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगाने पड़ते हैं बड़े एहतियात के साथ। हमें उसके टाइम को केटर करना पड़ता है। सही। सही। तो ये उसमें उसका टाइम को भी फैक्टर इन करना होता है डेटा को। टाइम को भी फैक्टर इन करना होता है, एग्जैक्टली। तो टाइम के लिहाज से हम पैटर्न लर्न करते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि जी ये इंडिविजुअल जो इसके इंस्टेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। कि हम जब चाहें जो इसकी रोज है उनको शफल कर दें। सही। सही। ठीक है। इवन जब हमने वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिट करना है 70-30 वाला, उसमें भी हमने हम्म। एहतियात करनी है, सो दैट इट मेक्स सम सेंस। सही। तो हम उसमें ये कर सकते हैं, कुछ दिनों का डेटा उठा के ट्रेनिंग में डाल दें, कुछ दिनों का टेस्टिंग में डाल दें, या कुछ हफ्तों का ट्रेनिंग में डाल दें, कुछ हफ्तों का टेस्टिंग में डाल दें। लेकिन वो अगर हम जैसे इसकी बात करें या कि अगर हमने फॉर एग्जांपल सारा डेटा समर का डाल दिया है, हम्म। तो वो मॉडल जो बनेगा वो समर के लिए बनेगा। एग्जैक्टली। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल डेटा डाल दिया हमने, अगर मैं हम पेट्स की एग्जांपल लें कि जो ब्रीडिंग सीजन होता है, अगर हमने सिर्फ ब्रीडिंग सीजन का डाटा डाल दिया है हम्म। जिसमें वो किटन्स या जो पप्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ये पपी ज़्यादा होते हैं, हम्म। तो वो पूरे साल के लिए डाटा फिर वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हम जो स्प्लिट करेंगे क्या, फिर इसका मतलब कि हम टाइम सीरीज में पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से उसमें बैचेस कह लें, ये जिस तरह हम इसमें कह रहे हैं कि एक साल के अंदर 4 सीजन्स हैं, हम्म। तो हम क्या उसमें से पहले से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें ये पैटर्न, इसके अंदर डेटा में ये चंक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यस। हाँ, थोड़ी सी हमें डोमेन नॉलेज चाहिए होगी इस लिहाज से। सही। सही। और जो टेस्टिंग और जो जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिट है, हम्म। उसमें भी फिर इसका मतलब कि हमें वो जो हमने चंक्स आइडेंटिफाई किए हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कि अगर फॉर एग्जांपल एक चंक, जैसे हमारे पाकिस्तान में समर जो है वो इट्स 70% ऑफ द होल ईयर, हम्म। तो इसमें जो हम डेटा लेंगे वो उसमें जो हम ट्रेनिंग डेटा लेंगे हम्म। उसमें समर के इवेंट्स होने चाहिए 70%, हम्म। और बाकी सीजन अपने हिसाब से जो टाइम उनका है वो उस तरह से हो, और टेस्टिंग में भी ऐसे ही होगा इस। हाँ, ऐसे ही होगा। सही। नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन है। इसमें हम जो है लैंग्वेज ऑफ अ गिवन टेक्स्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कुछ इनपुट उसको देंगे, और उसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। अब ये हम
बेसिक अगर लेवल की प्रॉब्लम हो तो हम एआई के बगैर सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। हाँ, एक तो बहुत बेसिक है कि इसको हम, बताओ। लुकअप कर लें डिक्शनरी में वर्ड्स को। हाँ, और उससे भी बिल्कुल बेसिक पे जाना चाहें तो हम उसमें जैसे अ, जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं हम्म उनसे भी कुछ पहले लेवल वो हो सकता है कि अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर पूरे जो टेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया गया गिवन हम्म टेक्स्ट हम्म है, हम्म इसमें से यूनिक अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं वो सारे निकाल लिए जाएं। और फिर हम्म। उनको हम देखेंगे कि ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो ये तो बेसिकली एआई के बगैर भी एक्चुअली हो सकता है। हाँ तो लेकिन अल्फाबेट रिकग्निशन जो है ना, हम्म अल्फाबेट रिकग्निशन इटसेल्फ जो है वो एआई की प्रॉब्लम है। यानी वो कैरेक्टर्स रिकग्निशन, टेक्स्ट अ, रिकग्निशन। सही है, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि इसमें हमें टेक्स्ट डिजिटल हाँ फॉर्म अगर में इस टेक्स्ट गिवन है हाँ। तो फिर हमें वो हम डिक्शनरी के जरिए या उस तरह की चीजों के जरिए कर सकते हैं। यस, पहले लेवल पे कैरेक्टर पे कर सकते हैं कि जी रशियन है या रोमन अल्फाबेट यूज हुआ हुआ है या हिंदी अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ हुआ है। हम्म फिर उसके अंदर लैंग्वेज फैमिलीज के अंदर हम जा सकते हैं। यानी पहले हम लोग सबसे पहले, अगर हम एआई में बात ना करें, हम्म सबसे पहले ये कर लें कि उसमें जो यूनिक कैरेक्टर्स निकाल लें सारे, हम्म। और वो उसको कंपेयर करें कि ये सब के सब कैरेक्टर्स किस लैंग्वेज में मुकम्मल अवेलेबल है। जैसे यस। अरबी और उर्दू के अंदर तकरीबन सेम है, हाँ लेकिन एक तो है जो कि नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उससे आप काइंड ऑफ वो आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आप उसमें टेंस के ऊपर आ सकते हैं कि ये 10 प्रोबेबिलिटी इन टेंस की है। क्योंकि हम्म। पर्शियन, मेरे ख्याल पर्शियन के और हमारे जो हैं सारे वही वही हैं। अरेबिक में कुछ कम है, जो पर्शियन हाँ में है मेरे ख्याल सारे हैं हमारे, मेरा ख्याल है। अच्छा, हो सकता मुझे कंफर्म है कि मेरा ख्याल है शायद वो सारे हैं। तो उसके है। अंदर हमारे पास वो तीन चार लैंग्वेजेस आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि जिनमें प्रोबेबिलिटी है। तो उनमें हम्म। से फिर आप ये कि जो वर्ड्स हैं फिर उनमें कंपेयर कर लेंगे कि वर्ड किस लैंग्वेज के अंदर है। बिल्कुल वो सही। डिक्शनरी से देखने के बाद। सिंधी लैंग्वेज में उर्दू से भी ज्यादा है। हम्म हम्म तो तो वो इसका मतलब कैरेक्टर जो बेसिस। जो यानी जो हम यूनिक कैरेक्टर्स निकालेंगे, हम्म। उससे या तो हिंदी की तरफ चला जाएगा या फिर वो उसको रूल आउट कर देगा। हाँ, महिला गूगल ट्रांसलेट जो है वो भी ऑटो डिटेक्ट कर लेता है लैंग्वेज को। ऐसे ही। कभी कभी गलत भी कर जाता है हम्म लेकिन अक्सर सही कर लेते हैं। हम्म तो ये लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन का है। ठीक है। तो इसमें से हम जैसे डिजिट वाली तो शायद हमने देख ली थी। एक हम ये हम्म ग्रेड्स वाली एग्जांपल ले सकते हैं। सही सही। ठीक है। फ्रूट वाली ले सकते हैं, फीचर्स निकाल के। हम्म और एक ये फिर लैंग्वेज वाली ले सकते हैं। हम्म अच्छा, अब मेरे ख्याल है कि हम कोई एक एक पिक कर लेते हैं पहले, ठीक है। ताकि हमें पता हो कि हाँ ये हमने करना है, और नेक्स्ट क्लास में हमने वो जो भी उसको इम्प्लीमेंट किया होगा या जो उसको हमने सोल्यूशन बनाया होगा उसको हमने डिस्कस करना है। बिल्कुल वो ठीक। जब हम लोग सालों को करने की कोशिश करें तो शायद वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा हाँ तो एक पिक कर लेते हैं कि ये करना है। ठीक है। नंबर रिकग्निशन कर लें। इसमें हमें वो पहले वो इमेज का देखना पड़ेगा, डाटा कैसा। ठीक है। तो हम स्टूडेंट एक ग्रेड्स का कर लें। स्टूडेंट ग्रेड्स का ये कि हमारे लिए वो यानी डेटा एटलीस्ट जो मिल जाएगा। बेसिक डाटा मिल जाएगा, और हमारे लिए उसको पार्स करना या उसको वो फीड करना वो कोई चैलेंज नहीं है। बिल्कुल सही। नहीं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम उसको न्यूरल नेटवर्क को भी कर रहे हैं तो वो इमेज का एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है। मे बी उसको नेक्स्ट टाइम फिर जब न्यूरल हाँ ठीक है। नेटवर्क बन जाए तो फिर हम लोग एक नेक्स्ट ये करेंगे उसका जो भी हमें ड्राइवर लिखना है जिस जो इमेज को रीड करके उसको पास कर रहा हो वो हम लोग शायद उस तरह से कर लें। बिल्कुल सही। डिजिट रिकग्निशन को टारगेट कर ले, सॉरी स्टूडेंट ग्रेड प्रिडिक्शन को कर लेते हैं टारगेट। सही सही, और इसको हम ठीक। लोग अभी रिग्रेशन प्रॉब्लम के बजाय इसको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना लें। क्लासिफिकेशन, यस, क्लासिफिकेशन बना। ठीक ठीक है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन से फीचर, कितने फीचर हम यूज कर सकते अवेलेबल हैं, कितने फीचर्स का सही डाटा अवेलेबल है, और हम सही कैसे उसमें डाल सकते हैं, और आर्किटेक्चर सही क्या होगा फिर न्यूरल नेटवर्क का। सही। ठीक है। तो अगर हम गेटअप की रिपोजिटरी बना लें तो फिर हम एक वर्किंग सेशन भी उस पर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? वर्किंग सेशन मतलब इकट्ठे काम कर सकते हैं। हाँ सही है, सही, ठीक है। ठीक। शिराज, हमारे पास भी है रिपोजिटरी गेटअप की? मैं बना लूंगा, मैं शेयर कर दूंगा तुम। है वैसे मेरे पास, उसमें कुछ और डेटा मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मैं गिटहब गिट की यूज है। नहीं कर रहा अभी। बिट बकेट भी इजी है।